जय हिंद जय भारत। मित्रों दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दल बदल कानून। तो क्या है दल बदल कानून? भारत का दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको क्या कहा जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये दल बदल कानून जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, क्या है? दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखिए, इसके इसके अंदर में जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में जाएंगे, विस्तृत से चर्चा करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ जब ये लागू नहीं था हमारे देश में, तब क्या होता था। पहले जब 1985 में यह ना दल बदल कानून, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और वही लाए थे दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो उसके पहले तो ये दल बदल कानून नहीं था। तो उस पहले क्या होता था, अगर कोई कोई सदस्य है ना, सो अगर पार्टी किसी पार्टी से जीता, यानी कि कांग्रेस पार्टी से कोई जीता, कोई समाजवादी पार्टी से जीता, जनता दल से जीता तो कोई दल बदल कानून तो था नहीं। चुनाव जीता और उसके बाद फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका उस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहने का मन होता था, चला जाता था दूसरे पार्टी में। तो उससे इस तरह से उसका जो सदस्यता था, यानी कि उसका जो सदस्यता था लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का, वो जाता नहीं था। क्या कि दल बदल कानून तो पहले था ही नहीं। तो जब अरे चुनाव जीत गया, मान लीजिए कि जनता दल से चुनाव जीत गया और फिर कुछ दिन के बाद, 1 साल 2 साल के बाद उसका मन किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में चल जाए या कांग्रेस में चला जाए, तो चला जाता था, लेकिन उसका सदस्यता खत्म नहीं होता था। क्या कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून था ही नहीं। तो यही था जो है ना, ये माने कि आप किसी पार्टी के बैनर से, सिंबल से आप चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीत गए, उस पार्टी के मैनिफेस्टो से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए फिर क्या करे कि है ना, वो पार्टी चेंज कर दें। दल बदल कानून नहीं था तो उसका मेंबरशिप जाता नहीं था। तो इस तरह है ना, सो 1985 में ये सब चीज जब घटनाक्रम होता था, तो है ना, सो इसीलिए राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे 1985 में, 1984 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें राजीव गांधी को भयंकर बहुमत मिला, 425 सीट से वो लोग जीत गया। तो इसलिए है ना, उसको डर था कि दल बदल कानून अगर 400 साढ़े 400 में से अगर आधा अगर चला ही जाएगा तो फिर तो उसका पूरा सरकार ही खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसलिए उन्होंने दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ को पेश किया लोकसभा में। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985। द एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास हुआ था? 1985 में, थ्रू द 52 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का 52वां संशोधन था, यानी कि 52 अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान, हमारे संविधान का 52वां संशोधन किया गया, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में भी, और ये कानून बना। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985 थ्रू द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का 52वां संशोधन हुआ, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ। which added the 10th schedule to the Indian Constitution. 52nd amendment to the Constitution which added the 10th schedule to the Indian Constitution, यानी कि 10th शेड्यूल, 10वां शेड्यूल, 52वां संशोधन हुआ था, और जो है ना, सो और उसके बाद इसको जोड़ा गया कि कब? 10th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 10वें शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया। The main intent of the law was to combat the evil of political defection. The main intent of the law was to combat the evil of political defection. The 52nd Amendment Act, the 52nd Amendment Act 1985 also amended Articles 102, 101, 102, 190 और 191 of the Constitution regarding vacation of seats and disqualification from memberships of Parliament and the state legislature. अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, the 52nd यानी कि 52वां संशोधन जो हुआ संविधान का, 52nd Amendment Act 1985 also amended
तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ऑल्सो अमेंडेड आर्टिकल 101। तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ऑल्सो अमेंडेड आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, 190 और 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, रिगार्डिंग वैकेशन ऑफ सीट, यानी कि जब लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में सीट खाली रहता है तो उसके रिगार्डिंग ये सब ये अमेंडमेंट हुआ 101, 102, 190, 191 of the constitution regarding vacation of seats and disqualification from memberships of parliament and state legislature. मेन फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेन फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आप देखिए मेन बात है कि आप समझ गए ये संविधान का 52वां संशोधन हुआ जिसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, ये फिर ये कानून बन गया। तो इसका मेन मकसद था कि है ना सो दल बदल कानून है ना, जो है ना सो गलत तरीके से जिसको जो मनमाता चुनाव किसी पार्टी से लड़ा, बाद में जाके दूसरे पार्टी में शामिल हो गया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का या विधानसभा का सदस्य, तो इस पर रोक लगाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया। और उसके साथ 52वां संशोधन तो हुआ ही संविधान का, और उसके साथ 101, 102, 190 और 191 संशोधन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग वैकेशन ऑफ सीट, ये सब भी इसके तहत संशोधन किया गया। अब मेन फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, द मेंबर विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेन फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। द मेन फीचर्स ऑफ द मेंबर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड। कब होगा डिस्क्वालिफाइड? इफ ए मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी, इफ ए मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी voluntarily gives up the membership of his political party. If a member of a house belonging to a political party voluntarily gives up the membership of his political party, अगर कोई लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य है और वो है ना सो किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, जीत गया, अगर समझ गए ना कि अगर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का या विधान परिषद का जो मेंबर है वो किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, और उसके बाद है ना क्या किया कि वो अपने पार्टी से इस्तीफा दे देता है। मान लीजिए कोई आदमी है ना सो कांग्रेस के पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीता, राज्यसभा का चुनाव जीता या विधानसभा का, और कुछ दिन के बाद 6 महीना साल भर के बाद कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो अगर इस्तीफा देगा तो उसका लोकसभा का, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसका लोकसभा का मेंबरशिप चला जाएगा, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा का भी मेंबरशिप चला जाएगा, और अगर वो विधानसभा या विधान परिषद का भी मेंबर है तो उसका मेंबरशिप चला जाएगा। तो समझ गया, अगर आप किसी पार्टी से बैनर तले चुनाव लड़े, जीत गए हैं, और फिर उस पार्टी से अगर रिजाइन देंगे तो आपका सदस्यता है ना सो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा जिसके सदस्य ये सदस्यता आपका खत्म हो जाएगा। तो नंबर 1 है एंटी डिफेक्शन लॉ का एक है। फिर बी, वोट्स और डज नॉट वोट इन लेजिस्लेचर कॉन्ट्रेरी, वोट्स और डज नॉट वोट इन लेजिस्लेचर कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, अब है ना कि किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद का जो मेंबर है उसका है ना सो सदस्यता फिर चला जा सकता है। कब जाएगा? अगर है ना सो वो अपने पार्टी के निर्णय के विरुद्ध लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में उसके विरुद्ध जाके वोट देता है। मान लीजिए कि है ना सो अगर है ना सो कोई लोकसभा का सदस्य है, मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है और वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। अब कांग्रेस पार्टी अगर है ना कोई निर्णय करता है कि संसद में जो बिल पास हो रहा है उसके विरोध में हमको वोट देना है, तो ये पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि ये अगर संसद में अगर ये बिल पास होगा तो इसके विरोध में वोट देना है, सभी सदस्य कांग्रेस का इसके विरोध में वोट देगा। अगर मान लीजिए कोई कांग्रेस का सदस्य है, वो अपने कांग्रेस पार्टी का निर्देश नहीं माना और उसके समर्थन में वोट दे दिया, समझ गए ना। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है तो पूरा कांग्रेस का पार्टी का जो अध्यक्ष है, हेड है लोकसभा में, ये निर्णय लेता है कि अगर अभी संसद में कोई बिल पास हो रहा है तो उसके विरोध में सभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर है ना सो वोट देगा। लेकिन कोई लोकसभा का मेंबर है जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, वो अपने पार्टी के निर्णय के विरोध में जाके अगर है ना उस बिल के समर्थन में अगर वोट दे देता है तो तब उसका सदस्यता चला जाएगा। यानी कि अगर कोई लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा परिषद का मेंबर है, वो अपने पार्टी के निर्णय के विरुद्ध में जाके लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद में वोटिंग करता है, तब भी उसका है ना सदस्यता चला जाएगा। तो समझ गए,
तो दो बात आप समझ गए कि या तो अगर वो अपना है ना सो जिस पार्टी से चुनाव लड़ा उस पार्टी से अगर त्याग पत्र दे देगा तो उस पार्टी से इस्तीफा देगा तो उसका सदस्यता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि ना इस कांग्रेस पार्टी से अगर चुनाव लड़ा और उस पार्टी से त्याग पत्र देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गया तो उसका सदस्यता नहीं, उसका सदस्यता खत्म हो जाएगा। अगर है ना पार्टी के निर्णय के विरोध में भी जाके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में अगर वोटिंग करता है तो भी उसका जो सदस्यता है ये मेंबरशिप पूरा चला जाएगा। तो ये दो चीज तो समझ गए। अब देखिए आगे, however if the member has taken prior permission, or is allowed by the party within 15 days or from such voting or abstention, the member shall not be disqualified। अगर मान लीजिए कि कोई है ना सो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, मेंबर है, पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य मेंबर है, अब उसको लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा कहीं पर वोटिंग करना है तो अगर वो है ना सो अपने पार्टी से अप्रूवल ले लेता है, परमिशन ले लेता है कि अभी ये जो बिल पास होगा या कोई भी संसद या लोकसभा, विधानसभा में ये बिल पास होगा और इसके हम विरोध में जाके हमको वोट करना है, तो और ये पार्टी से निर्णय लेकर अगर ये करता है, परमिशन लेके अगर पार्टी उसको परमिशन दे देती है कि यानी कि ठीक है तुम जाओ इस बिल के विरोध में तुम है ना सो वोट कर सकते हो, तब उसका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। तो आप पूरा मामला समझे कि ना, अगर कोई पॉलिटिकल मेंबर है लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद का, वो अपने पार्टी के निर्णय के विरोध में जाकर अगर कहीं भी वोटिंग करता है पार्लियामेंट में या विधानसभा में तो उसका मेंबरशिप चला जाएगा। तो ये तो चला जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपने पार्टी से परमिशन ले लेता है, पार्टी से उसको अगर परमिशन दे देती है कि ठीक है तुम वोटिंग कर सकते हो इस बिल के विरोध में, तब उसका मेंबरशिप नहीं होगा, तब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। तो ये ठीक है, यानी कि आप है ना सो अगर पार्टी के से अगर परमिशन लेके अगर ये वोट कर रहे हैं कि विरोध में, तब तो आपका डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टी आपको परमिशन नहीं दे रही है तब जाके वोट दे रहा है, तब आप मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा। अब देखिए, if an independent candidate joins a political party after the election। अब देखिए कोई है ना, जब है ना चुनाव होता है तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत जाता है चुनाव। अब देखिए जैसे नवनीत राणा है महाराष्ट्र में, तो वो निर्दलीय है, तो निर्दलीय प्रत्याशी है ना, लोकसभा की मेंबर है। अब वो क्या करेगी कि अगर है ना उसको लोकसभा का मेंबरशिप हुए बहुत दिन हो गया, तो अब वो चाहेगी कि हम बीजेपी में ज्वाइन कर ले या कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर ले। तो अगर वो कांग्रेस पार्टी में चली जाए या मान लीजिए कि शिवसेना में या बीजेपी में जाएगी तो उसका जो है ना लोकसभा का मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी है कि अगर कोई निर्दलीय चुनाव जीतता है, आज चुनाव जीतने के 6 महीना, साल भर, 1 साल के बाद अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तब भी उसका मेंबरशिप चला जाएगा। यानी कि मान लीजिए जैसे नवनीत कौर राणा महाराष्ट्र से लोकसभा की सदस्य है, अब वो चाहेगी कि हम बीजेपी में ज्वाइन कर लें, तो ज्वाइन करेगी तो उसका लोकसभा का मेंबरशिप चला जाएगा। तो ये भी समझ लीजिए, निर्दलीय भी है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता। इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस ए पार्टी 6 months आफ्टर ही बिकम्स ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ये सब जो होते हैं ना, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनेटेड करते हैं, एंग्लो इंडियन मेंबर या नामित करते हैं, कुछ लोकसभा, कुछ राज्यसभा के सदस्य को नामित करते हैं, विधान परिषद के भी सदस्य को भी राज्यपाल नामित करते हैं। तो आप जानते हैं जो नामित सदस्य है, जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हुआ या कोई भी, अब जैसे कि जावेद अख्तर है तो उसको है ना सो प्रेसिडेंट है ना नॉमिनेटेड मेंबर था राज्यसभा में। तो मान लीजिए अगर जो भारत के राष्ट्रपति किसी भी मेंबर को, नॉमिनेटेड मेंबर को है जो राज्यसभा का मेंबर है, और नॉमिनेटेड मेंबर हो गया, बन गया, नामित सदस्य हो गया राज्यसभा का या लोकसभा का या विधानसभा, विधान परिषद का नामित मेंबर है, और फिर उसका 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसका भी मेंबरशिप चला जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रपति हुआ या राज्यपाल, इस सब के द्वारा जो नामित सदस्य है
जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का जितने भी नामित सदस्य है वो है ना सो राज्यसभा में नामांकित होने के 6 महीने के बाद अगर चाहेंगे कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें तो फिर उसका मेंबरशिप चला जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई जावेद अख्तर है तो उसको कौन किए, ये राष्ट्रपति है ना सो नामित किए थे राज्यसभा का सदस्य। अब कुछ दिन के बाद क्या करेगा कि राज्यसभा कोई कांग्रेस पार्टी में चाहे ज्वाइन हो जाए या कम्युनिस्ट पार्टी में, तो उसका राज्यसभा का मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद का नामित सदस्य अगर निर्वाचन होने के 6 महीने के बाद अगर चाहे तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर ज्वाइन करेगा तो भी उसका जो है ना सो निर्वाचन है ना सो रद्द हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो ये समझ गए। पावर टू डिस्क्वालिफिकेशन, power to disqualify. The chairman or the speaker of the house takes the decision to disqualify a member. अब कौन इसको डिस्क्वालीफाई करेगा? कोई जो भी है लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद का जो मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? तो देखिए ये करेगा स्पीकर ऑफ द हाउस जो है ना सो, देखिए स्पीकर या चेयरमैन। तो आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, लोकसभा का भी चेयरमैन होता है, राज्यसभा का या स्पीकर होता है, विधानसभा में स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर, ये सब होता है। तो अगर है ना सो तो कौन निर्णय लेगा? किसी में भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसका निर्णय लेगा ये चेयरमैन, लोकसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन या विधान परिषद का जो स्पीकर होता है, स्पीकर हुआ स्पीकर, चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस। देखिए विधानसभा, विधान परिषद में जो स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, या लोकसभा के जो चेयरमैन, वही निर्णय लेंगे कि ये फलाना मेंबर है, इसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो ये कौन लेंगे? लोग, ये जो चेयरमैन ऑफ द हाउस या स्पीकर ऑफ द हाउस यही निर्णय लेंगे कि ये इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो निर्णय कौन लेगा? चेयरमैन या और स्पीकर। If a complaint is received with respect to the defection of the chairman or speaker, a member of the house elected by the house shall take the decision. अब मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि चेयरमैन और स्पीकर का भी इम्पीचमेंट हो जाता है ना, ये जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य क्या निर्णय लेते हैं कि ये जो चेयरमैन है इसको हटा दो, ये चेयरमैन ठीक नहीं है, इसको हटा दो। होता है विधान सभा में या विधान परिषद में या लोकसभा, राज्यसभा में, ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये चेयरमैन है, लोकसभा के चेयरमैन सही से काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दो। या विधानसभा में भी होता है। तो अगर मान लें कि ये जो है ना, ये जो डिसीजन ले लिया गया है कि इस चेयरमैन को हटा दिया गया, तो फिर कौन है ना निर्णय लेगा? उस समय तो चेयरमैन नहीं रहेगा, स्पीकर नहीं रहेगा, तो वो जो है ना, वो जो हाउस होता है, मेंबर ऑफ द हाउस, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद सभा का या विधान परिषद का जो मेंबर ऑफ हाउस किसी एक सदस्य को नामित करते हैं कि है ना सो ये है ना सो स्पीकर की भूमिका निभाएगा। जब तक ये परमानेंट स्पीकर या चेयरमैन का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये जो सदस्य है, एक नामित सदस्य है, ये है ना, इनको है ना पूरा अधिकार दे दिया जाता है कि ये अभी है ना, तब तक ये है ना सो चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे, और वही मेंबर उस समय है ना डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, ये निर्णय लेता है। तो ये समझ गए। अब एक्सेप्शनल मर्जर, अब देखिए एक्सेप्शनल मर्जर, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। एक्सेप्शनल मर्जर क्या होता है? ए पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, ए पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड इफ हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विथ अनदर। अब एक पर्सन है ना, नहीं, कोई भी लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा का जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा जब उसका पूरा पॉलिटिकल पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी में है, पूरा उसका मेंबर किसी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाता है। मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बहुजन समाज पार्टी, उसका है ना सो 10 गो लोकसभा सदस्य है, और विधानसभा में भी 20-25 गो विधानसभा का भी मेंबर है। ये पूरा लोकसभा का भी मेंबर, राज्यसभा का भी मेंबर और विधानसभा, विधान परिषद का जितना भी मेंबर है बीएसपी का, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा पूरा मेंबर उसका पार्टी, तो उसका कोई भी जो भी जितना भी मेंबर है उसका सदस्यता को डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता है। यानी कि पूरा, अगर किसी पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का मेंबर अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाता है, तो उस समय उस स्थिति में किसी भी उसके सदस्य का मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है।
he and other member of the old political party become member of the new political party। अब माने कि कोई है ना सो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी में है, जितना भी मेंबर है किसी पार्टी में है, वो है ना सो पार्टी है ना सो क्या करता है कि नया पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करता है, तो वो क्या होगा। अब जैसे कि महाराष्ट्र का भी सिचुएशन देख लिए, महाराष्ट्र में शिवसेना है, तो शिवसेना के पास कितना है, अभी 55 विधायक है, 55 विधायक है, और उसका है ना जो बागी विधायक है गुट है एकनाथ शिंदे का गुट, एकनाथ शिंदे का गुट। तो ये है ना सो क्या हुआ, विद्रोह कर दिया पार्टी से, सबको मिलके विद्रोह कर दिया गया, एकनाथ शिंदे का गुट पूरा विद्रोह कर दिया गया। और इसके एकनाथ शिंदे के समर्थन में कितना है, लगभग 40 विधायक है। अभी बोल रहा है कि शिवसेना का 55 विधायक है, उसमें से लगभग 40 विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में आ गया है, और 15 विधायक, मात्र 15 विधायक है ना सो ये उद्धव ठाकरे के समर्थन में है। और है ना सो समझ गए ना, 55 विधायक है शिवसेना का, उसमें से 15 विधायक क्या है, ये उद्धव ठाकरे के समर्थन में है, और लगभग 40 विधायक एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। इसी तरह ये शिवसेना का अगर है ना सो 18 लोकसभा का मेंबर है, तो ये बताया जा रहा है कि उसमें से लगभग 14-15 मेंबर एकनाथ शिंदे के समर्थन में है, और मात्र 3-4 है ना सो उद्धव ठाकरे के समर्थन में है। अब देखिए इस स्थिति में होगा कि मर्जर का बात होता है, अगर 2/3 दो तिहाई मेंबर अगर है ना सो अगर है मिलके किसी अपना अगला गुट बना लेता है, या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाता है, तो उस समय भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। मान लें कि अगर 55 है, देखिए अब मान लें कि शिवसेना है, तो उसका भी 55 विधायक है, उसमें से अगर 37 विधायक अगर है ना सो इसके समर्थन में आ जाता है, एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ जाता है कि गुट में शामिल हो जाता है। फिर अगर उसका लोकसभा का में 18 सदस्य है, तो उसमें भी 2/3, 18 का 2/3 कितना होता है, मान लो कि शिवसेना का है ना सो 20 सांसद है, तो 20 सांसद में का 2/3 कितना होता है, लगभग 13। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर 13-14 सांसद शिवसेना का एकनाथ शिंदे के गुट में आ जाए, और अगर 37 विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में आ जाए, तो अभी जितना भी जो मेंबर है जो नया पॉलिटिकल पार्टी में बनाएगा, एकनाथ शिंदे जो नया पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, या फिर अगर किसी चाहे तो बीजेपी में मर्ज अगर हो जाएंगे, तो उनका मेंबरशिप जितने भी है उन लोग का मेंबरशिप नहीं होगा। तो बात क्या है कि अगर 2/3 मेंबर, किसी पार्टी का 2/3 2/3 सदस्य अपने आप को उस पार्टी से अलग करके दूसरे पार्टी में चला जाता है, या फिर अपना नया पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, तो उस स्थिति में भी उसका कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। तो ये बात पूरा समझ में आ गया कि है ना। तो अगर मान लें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अगर 2/3 मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी से अलग होके एक नया पार्टी बना लेता है, या वो किसी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी जितने भी 2/3 मेंबर है उस सबका ये जो मेंबरशिप है ना सो जाएगा नहीं, उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। और फिर अगर है ना कुछ बचे हुए सांसद है, जैसे कि अभी है ना सो शिवसेना के मतलब कि 55 विधायक है, तो उसका 2/3 कितना हुआ, 37। अगर 37 विधायक अगर ना एकनाथ शिंदे के गुट में आके एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है और बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है, तो फिर उसका मेंबरशिप 37 विधायक का नहीं जाएगा। लेकिन उस बाकी कितना बचा, बाकी 55 में से अगर 37 चला गया, तो इधर कितना बचा 18 जो शिवसेना में है। तो ये 18 जो शिवसेना में अभी है बचेगा विधायक, तो उसका भी मेंबरशिप नहीं जाएगा। वो अपना शिवसेना वो 18 विधायक बोलेगा कि हम भाई अपने पुराने पॉलिटिकल पार्टी में है, शिवसेना है, हम इसी के मेंबर रहेंगे। तो उस स्थिति में भी है ना जो 18 जो विधानसभा के मेंबर है शिवसेना के, उसका भी है ना सो वो भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। और इधर 37 विधायक है जो 2/3 है होता है, तो ये अगर है ना बीजेपी में ज्वाइन कर ले या अपना नया
एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें, तो इस स्थिति में भी इन सभी जो है ना विधानसभा के सदस्य हैं, इन सब का भी मेंबरशिप नहीं जाएगा। तो यानी कि 2/3 पूरा होना चाहिए। अगर आप है ना सो किसी दल में सेंधमारी कर सकते हैं, एक नया गुट बन रहा है, तो 2/3 मेजोरिटी अगर होगा तो अपना फिर वो सदस्य अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या फिर दूसरे पार्टी में मर्ज हो सकता है। तो यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस एक्सेप्शन शैल ऑपरेट ओनली इफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी ऑफ द हाउस हैव एग्रीड टू द मर्जर। 2/3 अगर किसी पार्टी में टूट होता है तो 2/3 अगर उसके सदस्य उस टूट में रहते हैं तो उस सदस्यों का मेंबरशिप नहीं जाता है। तो फाइनल हो गया, सुनिए।